हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। तो आज जो हम सब्जेक्ट के रिवीजन करेंगे उस सब्जेक्ट का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस। अब ये जो सब्जेक्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस, इसको इस सेमेस्टर का सबसे टफ सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस जो है ये इसके लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है। जैसे हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते थे, तो जूरिस्प्रूडेंस में मैंने आपको कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस जो है अपने आप में कोई कॉडिफाइड लॉ नहीं है, लेकिन फिर भी एक लॉ है। मतलब फिर भी सभी लॉ जो है जूरिस्प्रूडेंस से ही निकले। उसी तरह से जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस है ये भी कोई कॉडिफाइड लॉ नहीं है, लेकिन जितने भी लॉ हैं सबको इंटरप्रेट करने का काम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस करता है। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस जो है ये एक ऐसा लॉ है जो इंटरप्रिटेशन का काम करता है। मतलब लॉ का सही मीनिंग क्या है ये बताने की जिम्मेदारी किसकी है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस की है। वो बताता है आपको कि कौन सा लॉ किसका मीनिंग क्या है। और लिखने वाले ने, देखो, लॉ बनाने वाले ने जिस मकसद से लॉ बनाया, अगर वो मकसद ही डिलीवर ना हो पाए तो लॉ का सही अर्थ या सही मीनिंग नहीं निकल पाएगा, और ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि हम उसका करेक्ट मीनिंग लॉ का पता लगा पाएँ। इसलिए लॉ मेकर ने जिस उद्देश्य से लॉ बनाया उसी उद्देश्य से उसको एप्लीकेबल होना चाहिए। बहुत सारे सेंटेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में ऐसे होते हैं जिनका एक एक वर्ड का कई कई मीनिंग निकलता है। तो करेक्ट मीनिंग क्या है उस वर्ड का, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस बताता है। अब ये इंटरप्रिटेशन करने की पावर किसके पास है? अगर हम इंडिया की बात कहें तो इंडिया में जो इंटरप्रिटेशन करने की पावर है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं जहाँ पर भी एम्बिग्यूटीज आ जाती हैं या मीनिंग कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसका क्या करेक्ट मीनिंग है, राइट मीनिंग क्या है। तो वहाँ पे इन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस का मतलब है कि आप उस लॉ के अंदर जो भी डबल मीनिंग है, एक सेंटेंस के कई मीनिंग निकल रहे हैं, उसमें सही अर्थ क्या है इसका पता लगा पाए। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स करेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस के कुछ रूल्स होते हैं जिसे हम रूल्स ऑफ स्टैचुटरी इंटरप्रिटेशन कहते हैं, यानी कि स्टेटस के इंटरप्रिटेशन करना पे। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम इसके रूल्स कर लेंगे, वो रूल्स हैं जिसके थ्रू इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो पहला जो रूल्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। जैसे नाम से पता लग रहा है कि गोल्डन रूल है, सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ये रूल है इंटरप्रिटेशन करने का, जहाँ पे लॉ की एम्बिग्यूटीज़ को दूर किया जाता है, अनसर्टेनिटीज़ को दूर किया जाता है और लैंग्वेज डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे जजेस के पास एक पावर होती है कि वो लॉ का लिटरल रूल के थ्रू, लिटरल रूल का मतलब होता है डायरेक्ट मीनिंग, जो वर्ड लिखा है उसका जो करेक्ट डायरेक्ट मीनिंग निकलता है उसी मीनिंग से उसको डिफाइन करना। तो ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड, ये लिटरल रूल होता है। तो लिटरल रूल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करना। तो गोल्डन रूल जो है परमिट करता है मोर फ्लेक्सिबल कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन, टेक्स इनटू अकाउंट पर्पस एंड इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेशन, ताकि लॉ के जो लेजिस्लेशन के इंटेंशन है, यानी कि लॉ मेकर ने जिस इंटेंशन के साथ लॉ बनाया उसी इंटेंशन के साथ लॉ को एप्लीकेबल किया जाए। तो गोल्डन रूल जो है समराइज करता है आपका लिटरल इंटरप्रिटेशन को। लिटरल मतलब डायरेक्ट मीनिंग ऑफ द रूल, जो ऑर्डिनरी वर्ड का मीनिंग होता है वो। इसके अलावा जो लिटरल इंटरप्रिटेशन होती है उसमें बिलीव करता है गोल्डन रूल, ताकि एम्बिग्यूटी से बचा जा सके, मतलब अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, इसके लिए गोल्डन रूल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये एक रीजनेबल इंटरप्रिटेशन में बिलीव करता है, मतलब किसी सेंटेंस का अगर हम मीनिंग निकाल रहे हैं तो एक रीजनेबल स्टैंड तक उसका मीनिंग निकाला जाता है। और यहाँ पे हम एक्ट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मतलब आज जो प्रेजेंट कंडीशन है या प्रेजेंट पोजीशन है और जब ये लॉ बनाया गया था तब जो पोजीशन या कंडीशन होगी उसको आज के कंपैरिजन में, आज के सिनेरियो में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं हम गोल्डन रूल। तो ये गोल्डन रूल है। अब गोल्डन रूल जो होता है इसके कुछ एग्जांपल्स भी है और कुछ केस लॉज भी अगर आप कर लेंगे तो और आंसर इसमें एक्सप्लेन तैयार हो जाएगा, मतलब डिटेल में आंसर तैयार हो जाएगा। फिर आता है कलरेबल लेजिस्लेशन। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि किसी चीज़ को कलर करने की कोशिश की जा रही है। कलर मतलब रंग बदलने की कोशिश की जा रही है। तो कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब है लीगल डॉक्ट्रिन यूज इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टू प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम इनेक्टिंग लॉ। ये गवर्नमेंट को प्रिवेंट करता है लॉ को इनेक्ट करने से, वाइल सीमिंगली विद इन दियर जुरिडिक्शंस, उसके जुरिडिक्शंस के अंदर, इन रियलिटी इंटेंटेड टू डिसगाइज एन improper exercise of power or encroach an areas reserve or other branches or level of government। मतलब ये अलग अलग जो गवर्नमेंट्स होती है उनके पावर्स का बंटवारा हो रखा होता है। एक, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की,
हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने अपने सब्जेक्ट मैटर है, तो दोनों केवल अपने ही सब्जेक्ट मैटर में काम कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में जो आते हैं, यानी कि उसकी जो लिस्ट है, जिसे यूनियन लिस्ट कहते हैं, उसी पे लॉ बना सकती है। दूसरी तरफ हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो केवल अपनी स्टेट लिस्ट पे ही सब्जेक्ट बना सकती, स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उसी पे ही लॉ बना सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, बड़ी चालाकी से स्टेट के सब्जेक्ट पर है लॉ बना देती है, और रीज़न ये दे देती है कि ये ज़रूरी हो गया था, क्योंकि स्टेट जब अपने सब्जेक्ट पे लॉ बना रही थी, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि वो स्टेट के सब्जेक्ट में भी इंटरफेयर करे, यानी कि स्टेट के लिए भी इस तरह के लॉ को लागू करे। तो इस वजह से उसको मतलब अनरीजनेबल सर्कमटेंसेस की वजह से ऐसा करना पड़ा। तो इसे कलरेबल लेजिस्लेशन कहते हैं। जब जुडिक्शन के बियॉन्ड जाके काम करते हैं, लेकिन उसको छुपाने के लिए लेजिस्लेशन का कलर देने की कोशिश करते हैं, तो इसे कहते हैं कलरेबल लेजिस्लेशन। तो कलरेबल लेजिस्लेशन में वैलिडिटी और जुडिक्शन जो होती है लॉ की, उसको ब्रीच किया जाता है, लेकिन किसी करेक्ट कारण से। ट्रेसपास ऑफ द पावर रिजर्व फॉर द अदर ब्रांचेस और द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपनी पावर्स का ट्रेसपास करती है और दूसरे गवर्नमेंट की पावर्स में इंटरफेयरिंग करने की कोशिश करती है। ये जो होता है लीगल बायस बायस होता है, यानी कि ये इसका पक्षपात जो होता है वो लीगली पक्ष लिया जाता है। यहाँ पे पावर्स का सेपरेशन हो रखा होता है सेंटर में, स्टेट में, और कॉन्कोनेंट जिसमें दोनों गवर्नमेंट जो है सब्जेक्ट मैटर में दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ब्रीच किया जाता है जुरिडिक्शंस का। अब फेडरलिज्म ज़्यादातर ये जो होता है, ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादा होता है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही सब्जेक्ट का पावर का सेपरेशन होता है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा ये पाया जाता है। इसके अलावा फेडरलिज्म, अगर हम फेडरलिज्म की बात करें, तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे पास तीन जो होते हैं पावर सोर्सेज होते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो है दो गवर्नमेंट होती हैं, एक तो स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, और तीसरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो तीनों गवर्नमेंट की अपने अपने टेरिटरीज होती हैं, अपने जुरिडिक्शंस होते हैं, लेकिन फिर भी जो हायर लेवल गवर्नमेंट होती है वो लोअर लेवल गवर्नमेंट को डोमिनेट करने के लिए कलरेबल लेजिस्लेशन का रूल का यूज़ करती है, और वो सब्जेक्ट मैटर पर भी लॉ बनाने की कोशिश करती है जो निचली गवर्नमेंट, यानी कि लोअर गवर्नमेंट के अधिकार उसके जुरिडिक्शन क्षेत्र का होता है उसमें। तो ये हो गया आपका कलरेबल लेजिस्लेशन। इसमें पावर को अब्यूज़ किया जाता है, मतलब पावर का बेजा यूज़ किया जाता है, और गाइडिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। इसमें रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए कई बार ऐसा नेसेसरी हो जाता है कि स्टेट के सब्जेक्ट मैटर पे सेंटर को लॉ बनाना पड़ जाए, या कई बार कुछ इमरजेंसीज कंडीशन के अंदर भी इस तरह के ब्रीच को परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो युद्ध, लड़ाई या कोई वॉर का टाइम चल रहा हो, तो वहाँ पर जानबूझकर इस तरह की चीज़ें की जाती है ताकि प्रोटेक्शन जो है स्टेट की भी बनी रहे, मतलब उसकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। अब अगला जो रूल है वो है मिसचीफ रूल, जिसे नाम से ही पता लग रहा है कुछ शरारत करने की कोशिश कर रहा है। ये मिसचीफ रूल को हिडन रूल भी कहते हैं। ये दोनों एक ही नाम, मतलब एक ही चीज़ है। हिडन ने इस रूल को डेवलप किया था, इसके लिए इसे हिडन रूल या मिसचीफ रूल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट ने यूज कोर्ट टू अंडरस्टैंड द पर्पस एंड इंटेंट बिहाइंड द स्टैटू। कोर्ट ये समझने की कोशिश करती है कि जो भी स्टैटू बनाया गया, जो कॉडिफाइड लॉ बनाया गया, उसके पीछे मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट लॉ बनाया, तो हिडन रूल के अंदर कोर्ट ये देखेगी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये क्यों बनाया गया था, क्या रीज़न रहा होगा उस समय, कैसी कंडीशन रही होगी, तब कॉन्ट्रैक्ट लॉ लाना जरूरी था। जैसे आईपीसी, तो आईपीसी के पीछे क्या रीज़न होगा कि आईपीसी को लाना जरूरी है, तो कॉमन लॉ जुरिडिक्शंस को ढूंढा जाता है जो जरूरी है। इसमें टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन यूज़ किए जाते हैं, और मिसचीफ रूल में जो लेजिस्लेटिव की प्रॉब्लम्स होती है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मिसचीफ रूल के अंदर क्या क्या है। पहला, कॉमन लॉ चेक किया जाता है कि उस एक्ट के आने से पहले कॉमन लॉ क्या था। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब नहीं था तो किस तरह से लोग आपस में एक दूसरा डीलिंग करते थे, कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे एक दूसरे के साथ। तो उस लॉ को मतलब बेस करके डिसीजन दिया जाता है कि भाई ये लॉ आने से पहले ऐसा चलता था, तो इसका मतलब ये चीज़ अब भी ऐसे होनी चाहिए, तो वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटूस में यूज़ हो जाती है। इसके अलावा जो मिसचीफ रूल कहता है कि कहीं पर भी अगर स्टैटू में कोई भी प्रॉब्लम है, स्टैटू क्लियर नहीं है,
या स्टैटू की जो लैंग्वेज है वो क्लियरली उस कॉज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, तो हम मिसचीफ रूल या हिडन रूल का यूज़ कर सकते हैं कि जब ये स्टैटू नहीं था तब कैसे फैसला देते थे। तो हम उस थ्योरी पे बेस करके आज भी डिसीजन दे सकते हैं। इसके अलावा ये रेमेडी भी देता है, जैसे पार्लियामेंट, कई बार पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करना है लेकिन पार्लियामेंट को समझ में नहीं आ रहा कि वो इस स्टैटू के अंदर अमेंडमेंट करे कैसे, तो भी वो हिडन रूल या मिसचीफ रूल का यूज़ कर कर जो उस समय मतलब कॉमन रूल होता था उसके बेस पर रेमेडीज या अमेंडमेंट कर सकती है। ये हो गया आपका हिडन रूल यानी कि मिसचीफ रूल। तो मिसचीफ रूल में क्लियरली बता दिए कि मिसचीफ रूल का मतलब ये है कि जब ये प्रॉपर स्टैटू आया था तो उससे पहले कॉमन लॉ क्या था, किस लॉ से जो है फैसले हो रहे थे, तो उसी लॉ के प्रिंसिपल को बेस कर कर अगर लॉ के अंदर कोई गड़बड़ है, लॉ के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर आता है पिट एंड सबटेंस रूल। ये जो पिट एंड सबटेंस रूल है लीगल डॉक्ट्रिन है जिसको यूज किया जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए, पर्टिकुलरली इन द फेडरल सिस्टम। जैसे कनाडा और इंडिया के अंदर फेडरल गवर्नमेंट, और फेडरल गवर्नमेंट में पिट एंड सबटेंस रूल ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। ये एसेंस ऑफ लॉ है, रेगुलेशंस हैं। यहाँ पे कोर्ट जो है असेस करती है वेदर अ पर्टिकुलर लॉ और रेगुलेशन फॉल्स विद इन द जुरिडिक्शंस ऑफ द बॉडी डेट इनेक्टेड इट और वेदर इट इंटरप्ट्स अपॉन द पावर्स ऑफ अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट ये देखती है क्या एक जो गवर्नमेंट है वो दूसरी गवर्नमेंट के पावर में इंटरफेयर कर रही है, उसके जुरिडिक्शंस को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर पिट एंड सबटेंस रूल को रूल के थ्रू ये चेक किया जाता है। तो पिट एंड सबटेंस रूल जो है ये कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्टली फीचर्स करता है यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से निकला है। मतलब ये रूल यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से निकला है जहाँ पे फेडरल सिस्टम जो है पावर्स का जो डिवीजन है वो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में किया हुआ है, और जहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है वहाँ पर पिट एंड सबटेंस रूल से उस पावर को बैलेंस किया जाता है। तो पिट एंड सबटेंस रूल का मतलब क्या हुआ, ये आइडेंटिफाई करता है ट्रू पर्पस क्या है, इफेक्ट ऑफ द लॉ एंड रेगुलेशन, कि कोई भी रूल्स या लॉ को आप एप्लीकेबल कर रहे हैं तो उसका प्योर पर्पस क्या है, आप किस पर्पस से इसको एप्लीकेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका जुरिडिक्शंस क्या रहेगा, ये किस तरह की बाउंड्रीज, किस तरह की जो लाइबिलिटीज है, लिमिटेशंस है, उनको क्रॉस करता है या टच करता है। इसके अलावा इसमें लीगल बायस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, यानी कि ये किसी एक पक्ष को फेवर नहीं करता, ये सबको साथ लेके चलता है। तो पिट एंड सबटेंस जो है मोस्ट कॉमनली अप्लाइड है, सभी कंट्री में अधिकतर ये रूल अप्लाई होता है जहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यानी कि जहाँ पर भी फेडरल गवर्नमेंट होती है, लॉ के अल्ट्रा वायर्स और इंट्रा वायर्स होते हैं, वहाँ पर जो है पिट एंड सबटेंस रूल्स को एप्लीकेबल किया जाता है। इसके अलावा ये फेडरल और प्रोविंशियल लिस्ट में भी डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हमारे पास यूनियन लिस्ट होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास हमारे पास स्टेट लिस्ट होती है, उसके जो क्लियर जो बाउंड्रीज है उनको डिसाइड करने के लिए भी पिट एंड सबटेंस रूल का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर एक सब्जेक्ट मैटर पे कोई लॉ बना रहा है और वो स्टेट है या यूनियन है, तो ये देखने के लिए कि वो किसके सब्जेक्ट मैटर में आता है, तो इसके लिए पिट एंड सबटेंस रूल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। पिट एंड सबटेंस रूल जो है कहीं पर भी अगर जुरिडिक्शंस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वहाँ पर पिट एंड सबटेंस रूल एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पिट एंड सबटेंस रूल है जो सिंगल और डबल एस्पेक्ट के साथ एप्लीकेबल हो सकता है। सिंगल एस्पेक्ट मतलब केवल स्टेट की एम्बिग्यूटीज को दूर करने के लिए, और डबल एस्पेक्ट मतलब स्टेट और सेंटर के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कहीं पर भी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए जहाँ पे इंट्रा वायर्स और अल्ट्रा वायर्स पावर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, मतलब इंट्रा वायर्स मतलब आप अपने विद इन द पावर ये काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी दूसरी गवर्नमेंट आपको चैलेंज कर रही है, मतलब दूसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट आपको चैलेंज कर रहा है, तो वहाँ पे पेट एंड सबटेंस रूल से चेक किया जा सकता है। अल्ट्रा वायर्स जहाँ पे एक गवर्नमेंट अपनी बियॉन्ड द पावर जाके काम कर रही है, मतलब उसको अधिकार नहीं है फिर भी कर रही है, तो वहाँ पे पेट एंड सबटेंस रूल से चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट कर रही है या रॉन्ग कर रही है। फिर अगला जो रूल है आपका वो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन है। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन जो रूल है ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन का। जैसे नाम से पता लग रहा है ये हारमोनियस रिलेशन में विश्वास करता है, मतलब मिलनसार, मिलकर काम करने की बात करता है यूनियन और स्टेट की। तो ये इंटरप्रिटेशन है जिसको कोर्ट यूज़ करती है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, किसी इनकन्सिस्टेंसीज को रिजॉल्व करने के लिए। डिफरेंट प्रोविजन और डिफरेंट स्टेटस, मतलब दो स्टेटस आपस में कॉन्फ्लिक्ट करने लगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आईपीसी किसी एक सब्जेक्ट मैटर को लेकर अपने अपने लॉ का एप्लीकेबल करने लगे और दोनों ही में कवर हो रहा है वो, तो उसमें जो फैसला करने का काम होगा वो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन से किया जाएगा कि जो सजा है, पनिशमेंट है, वो आईपीसी से मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच से मिलेगी।
क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दोनों जगह डिफाइन किया हुआ है, आईपीसी में भी और कॉन्ट्रैक्ट में भी। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल का यूज करके दोनों लॉ के ऊपर बेस करके इसका फैसला दिया जा सकता है। तो जो हार्मोनियस प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है जो इंश्योर करता है डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द लॉ, जो लॉ के अलग अलग प्रोविजन है, वेदर विन इन द सेम स्टैटू, या तो सेम स्टैटू के हो या मल्टीपल स्टैटूस के हो, जिनको इंटरप्रेट या अप्लाइड किया जाता है मैनर दैट कोहेरेंट कंसिस्टेंट हार्मोनी विद ईच अदर। तो ये लेजिस्लेटिव इंटेंट है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अगर हम इसको आगे बात करें तो ये किसी भी तरह की इनकन्सिस्टेंसीज को रिजॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। कहीं पर भी किसी प्रोविजन का किसी दूसरे प्रोविजन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो तो वहाँ पे हार्मोनियस प्रिंसिपल या हार्मोनियस रूल का यूज करके हम उसमें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव इंटेंट इसका यही है कि किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को लेजिस्लेशन से रिमूव करना है। तो ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल हो गया। फिर आ गया लिटरल रूल। लिटरल रूल मैंने तो आपको गोल्डन प्रिंसिपल में ही बताया था, गोल्डन रूल में ही बताया था। लिटरल रूल का मतलब होता है डायरेक्ट मीनिंग जो है किसी वर्ड का, जैसे गो मीन्स, गो का डायरेक्ट मीनिंग है जाना, ठीक है। उसके और भी बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सेंस में, लेकिन लिटरल रूल जो है या लिटरल कंस्ट्रक्शन जो है ये डायरेक्ट वर्ड के मीनिंग में विश्वास करती है, जिसे प्लेन मीनिंग रूल भी कहते हैं, लिटरल इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, लिटरल कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। किसी भी नाम से आएगा तो उसमें आंसर यही लिखा जाएगा। ये कहता है क्लियरिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए किसी भी लॉ के अंदर। अगर हम उसके प्लेन मीनिंग को यूज़ करते हैं, जो उसका डायरेक्ट मीनिंग निकलता है, उसी को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम क्लियरली अप्रोच कर सकते हैं उसके एम्बिग्यूटीज को रिजॉल्व करने की तरफ। फिर कंफ्यूजिंग टर्म जो होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम अपना लेजिस्लेशन को ड्राफ्ट कर रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फिर दोबारा कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस लाना चाह रहे हैं, तो हम लिटरल मीनिंग का यूज़ करके इजीली ये कर सकते हैं। लिटरल मतलब डायरेक्ट मीनिंग, प्लेन मीनिंग जो है इसका। एग्रीमेंट के साथ अगर कुछ प्रिजम्पशंस ऐड हो रखी है, कुछ प्रिजम्पशंस को यहाँ पे ले रखा है, तो उस प्रिजम्पशंस के लिए भी लिटरल रूल्स जो है उससे इजीली उसका मीनिंग निकाला जा सकता है। फिर एफिशिएंसी को नापने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए लिटरल रूल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारे हमने रूल्स पढ़ लिए, रूल्स पूरे कंप्लीट हो गए। इतने ही रूल है आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर। रूल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि रूल से हमें इंटरप्रिटेशन करने के लिए पता लगता है किस तरह से इंटरप्रिटेशन करना है। फिर जो अगला क्वेश्चन हम करेंगे वो है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशंस क्या है इसके अंदर इंटरप्रिटेशन के फील्ड में, किस तरह के प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन मतलब मान्यताएं, कौन कौन सी मान्यताएं हैं जो इसमें फॉलो की जाती हैं। तो अगर हम प्रिजम्पशन की बात करें, अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टेटस है, स्टेटस मतलब कोई भी, अगर आप बेयर एक्ट उठाते हैं, उस बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 100 या 50 या 80 या 120 या 300 या 400, जितने भी उसमें टोटल सेक्शंस हैं, उन सब सेक्शंस का मीनिंग क्या है, उस सब सेक्शन को क्यों इस तरह से डिफाइन किया गया है, लिखा गया है, ये सब एक प्रिजम्पशन के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जनरली हम ये मान लेते हैं कि एक स्टैटू की जो स्टार्टिंग होती है वो डेफिनेशन से हो जाती है और लास्ट में उसकी पनिशमेंट डिफाइन की होती है। ये जनरल सेंस में हम ऐसा समझ सकते हैं। तो इसके लिए टेक्सुअल एनालाइज हमें करना पड़ता है। मतलब एक बेयर एक्ट में क्या है, उसको अगर हमें पढ़ना है तो हमें उसको सबसे पहले रीड करना पड़ेगा, उसके टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा, उसका टेक्स्ट हमारा क्या कहता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से हम शुरू कर कर और एंडिंग पॉइंट तक जब जाएंगे तब हमें उस प्रॉपर स्टैटू का मीनिंग समझ में आएगा। तो प्रिजम्पशन क्या कहती है, प्रिजम्पशन कहती है, एक तो जनरल प्रिजम्पशन होती है जो कहती है कोर्ट ये प्रिज्यूम करता है कि कोई भी स्टैटू एक क्लियर लैंग्वेज में लिखा गया है, उसकी अथॉरिटी जो है क्लियर है, उसके अंदर किसी तरह की कोई मतलब अजम्पशन, किसी तरह की कोई एम्बिग्यूटीज यानी कि पर मतलब डबल मीनिंग वाली बात नहीं है, ऐसा मानता है कोर्ट। लेकिन इसका प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी क्या है, प्रिंसिपल लीगलिटी ये कहता है कि प्रिजम्पशन के थ्रू हम ब्रॉडर लीगल प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी को फाइंड कर सकते हैं। मतलब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि लॉ का जुरिडिक्शन किधर लगेगा, और इसके लिए हमें कुछ प्रिजम्पशंस का फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा लॉ के अंदर अगर स्टेटस के अंदर कोई एम्बिग्यूटीज रह गई हैं, कुछ डाउट्स रह गए हैं, तो उन डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए भी प्रिजम्पशंस का यूज़ किया जा सकता है। मतलब हम ये मान सकते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ डायरेक्ट लिखा हुआ है तो उसको अगर हमें उसके सेंस के मीनिंग को निकालना है तो हम ये मान कर उसके मीनिंग को समझ सकते हैं। तो प्रिजम्पशन जो है वो फेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डाउट है। मतलब किसी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल डाउट आकर आ जाते हैं उस पर्टिकुलर बेयर एक्ट के अंदर, तो प्रिजम्पशन उस डाउट का फेस है और उसको हमें रिजॉल्व करने के लिए हेल्प मिलती है। इसके अलावा ये फंक्शनल और प्रैक्टिकल अप्रोच भी है। मतलब कोर्ट इसी अप्रोच के थ्रू किसी स्टेटस के मीनिंग को करेक्ट जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग फिट करती है।
ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर जो चीज़ स्टैटू में लिखी हुई है, जो भी एक्ट हो रहा है, जो क्राइम हो रहा है, वो उसी के अकॉर्डिंग होगा, फिर उसको डायरेक्ट मैच करके दिया जाएगा नहीं। वो प्रिज़्यूम कर लेते हैं कि स्टैटू में ऐसा लिखा है तो इसका मीनिंग इसको भी कवर करता है। फिर केस बाय केस अलग-अलग इसको एनालाइज़ भी किया जा सकता है। इसके थ्रू बैलेंस कर सकते हैं हम जो कंपीटिटिंग पार्टीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को। ये जो प्रिज़म्पशंस हैं हमारी, ये जनरल प्रिंसिपल के रूल पर बेस होती हैं। इसमें डिफ़ॉल्ट रूल को फ़ॉलो किया जाता है। डिफ़ॉल्ट रूल मतलब डायरेक्ट मीनिंग जो वर्ड का निकलता है उसको डिफ़ॉल्ट रूल कहते हैं। ये एक्सप्रेस करती है लैंग्वेज और रेट्रोएक्टिविटी को। ये प्रिज़्यूम करती है आपकी अगेंस्ट द रेट्रोएक्टिविटी, मतलब जो भी एक्टिविटी किसी स्टेटस के प्रिज़म्पशन के अगेंस्ट है उसको इनवैलिड माना जाता है, वो लागू नहीं होती। इसके अलावा हमारी हर स्टैट्यू के कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस होती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केवल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप पे ही लगता है। उसके अलावा किसी और में आप लगाना चाहोगे, मान लो किसी ने मर्डर करा, वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगा के सजा देना चाहोगे तो लगेगा नहीं, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी एक लिमिट है। मतलब हर स्टैट्यू की अपनी एक लिमिट है और वो क्लियरली उस स्टैटस के थ्रू डिफाइन किया जा सकता है। तो प्रिजम्पशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये भी करना पड़ेगा एग्जाम में, प्रिजम्पशन के ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वो है जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे नाम से ही पता लग रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो जुडिशियल फिलोसफी को फॉलो एक्सप्रेस कर रहा है, उसके मीनिंग को बताने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे जजेस जो होते हैं वो इंटरप्रेट करते हैं। जजेस की ये ड्यूटी है कि जो लॉ है उसको प्रॉपर शेप देना, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज को रिजॉल्व करना, ये जजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, कोई भी बेयर एक्ट जो है वो क्लियर इंसिडेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन उसको रिलेट करना पड़ता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये किस सेक्शन से रिलेट करेगा, ये पर्टिकुलर किस स्टैट्यू में फॉल होगा और उस स्टैट्यू के किस सेक्शन से इसको डिफाइन किया जा सकता है। ये करने का काम जुडिशियल एक्टिविस्ट का है, जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको मजिस्ट्रेट कहते हैं, उसकी ये ड्यूटी है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म में कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो डिफाइन करें इन चीज़ों को। तो समटाइम गोइंग बियॉन्ड द लिटरल टेक्स्ट, कई बार कोर्ट क्या करती है, किसी चीज़ के मीनिंग को डिफाइन करने के लिए जो लिटरल रूल है उसको अवॉइड कर देती है। लिटरल रूल क्या कहता है, डायरेक्ट मीनिंग को, तो डायरेक्ट मीनिंग को वो अवॉइड कर देती है। ये है एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट। एक्सपेंसिव मतलब जो एक्टिविस्ट होते हैं, जजेस जो होते हैं, आर मोर लाइकली टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन एक्सप्रेसली टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल राइट एंड एड्रेस द कंटेम्प्ररी इशू। तो कई बार कंटेम्प्ररी इशू को मतलब डिफाइन करने के लिए जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं उनको एड्रेस करते हैं। जो एक्टिविस्ट होते हैं यानी कि जजेस होते हैं वो इंटरप्रेट करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को या स्टेटस को। इसके अलावा ये रिकॉग्नाइज करते हैं न्यू राइट एक्सटेंडिंग और एग्जिस्टिंग वंस टू अडॉप्ट टू चेंजिंग द सोशल नॉर्म। कई बार सोसाइटीज के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे राइट टू लाइफ को इन्वायरमेंट पोल्यूशन से जोड़ दिया था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने पीछे बोला था कि जो पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर, वो राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है। माना फंडामेंटल राइट है जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। तो कोर्ट ने बोला कि इसका ये वायलेशन है। वायलेशन इसलिए है क्योंकि भाई जीवन कैसे जिएंगे अगर स्वच्छ हवा ही नहीं मिलेगी, तो इसलिए राइट टू लाइफ का वायलेशन। तो यहाँ पे इंटरप्रेट किया कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू, राइट टू लाइफ में इंक्लूड कर दिया किसको, पोल्यूशन को भी। राइट टू क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन लैंड, इसकी इसको। तो पॉलिसी जो बनाती है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं, उनको उनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स के रूप में भी जुडिशियल एक्टिविज्म अपना रोल प्ले करता है। मान लो कोई भी नया लॉ पास किया है लेजिस्लेचर ने, तो उस लॉ को कौन चेक करेगा, उस लॉ को कोर्ट चेक करेगा, सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि ये लॉ किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट है या किसी तरह के रूल्स और वायलेशन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो लॉ जो कोर्ट है उसको इनवैलिड कर देगा, कैंसिल कर देगा, रिव्यू के लिए दोबारा सजेशन देगा पार्लियामेंट को। तो बिना सुप्रीम कोर्ट के ओवरव्यू के कोई भी रूल्स नया पास नहीं हो सकता। क्रिएटिव रेमेडीज जो है पास तो हो सकता है लेकिन एप्लीकेबल नहीं हो सकता। क्रिएटिव रेमेडीज, जो जजेस होते हैं वो क्रिएटिव माइंड का इस्तेमाल करते हैं कई बार बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है वो जजेस के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर स्टैट्यूस। तो जुडिशियल एक्टिविज्म में जो जजेस है वो अपना जुडिशियल माइंड इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर इसके क्रिटिज्म करने को आ जाए, जुडिशियल एक्टिविज्म के क्रिटिज्म भी लिखने को आ जाते हैं, तो जो इसकी क्वालिटी थी वही सब इसकी बुराइयां बन जाएंगी। अब जैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ये अंडरमाइन करता है,
लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, जुडिशरी का काम लॉ बनाना नहीं, लेकिन फिर भी जुडिशरी अननेसेसरी उसमें इंटरफेयर करता है, जो लॉ पास होके आ गया उसको भी वापस लेने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये इसके क्रिटिज्म हो गए। ये सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट करता है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है भाई, एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूटर का काम करे, लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर का काम करे, जुडिशरी जुडिशरी का काम करे। लेकिन अननेसेसरी जुडिशरी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के भी काम में इंटरफेयर करता है, टांग अड़ाता है, और ये लेजिस्लेचर के काम में भी टांग अड़ाता है। तो ये इसके क्रिटिज्म है, मतलब जो इसकी अच्छाई हैं वही सब इसकी बुराइयां बन जाएंगी। पोटेंशियल फॉर ओवर, कई बार जजेस जो होते हैं वो किसी स्टैटू को कहीं की कहीं मीनिंग को ले जाते हैं, ये जुडिशियल ओवररीच है। मतलब उसका वो मीनिंग होता नहीं है डायरेक्टली, लेकिन फिर भी जजेस को इंटरप्रेट कर देते हैं। जैसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले पोल्यूशन का एग्जांपल दिया, तो जजेस ने बोला राइट टू क्लीन एयर और क्लीन वाटर जो है वो राइट टू लाइफ के बराबर है। तो ये एक क्या था, मतलब उस स्टैटू के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जो फंडामेंटल राइट में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि राइट टू लाइफ जो है वो क्लीन एयर और क्लीन वाटर भी है, लेकिन जजेस ने उसका इंटरप्रिटेशन कर दिया जो रॉन्ग है। ये हम क्रिटिज्म में कहेंगे, वैसे ये करेक्ट है, पर क्रिटिसाइज करेंगे तो ऐसा हम कह सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म। अब आपका एक और क्वेश्चन आता है, नो जो लैटिन मैक्सिम होते हैं, काफ़ी सारे लैटिन मैक्सिम भी है, जैसे रूल्स हमने पढ़े थे पीछे, उसी तरह से कुछ लैटिन मैक्सिम भी है इसमें। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ नोसिटर असोसिस। नोसिटर असोसिस मतलब एसोसिएशन वर्ड देयर मीनिंग फ्रॉम वन अनदर। कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होता है, जुड़ा होता है, उसे कहते हैं नोसिटर असोसिस। एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है इट इज नोन बाय द एसोसिएट। ये एसोसिएट के थ्रू ही नोन किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन इन लीगल जूरिस्प्रूडेंस का। ये डॉक्ट्रिन है वन ऑफ द वेरियस रूल्स कैनन्स एंड इंटरप्रिटेशन यूज बाय द कोर्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक वर्ड। तो एक स्पेसिफिक वर्ड के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए कोर्ट इस रूल का यूज करती है, इस लैटिन फ्रेज का यूज करती है विद इन द स्टैच्यू ऑफ द लीगल डॉक्ट्रिन, लीगल डॉक्यूमेंट। तो नोसिटर सोर्सेज जो है वो ऑपरेट करता है एक एजम्पशन को कि जो वर्ड है उसका यूज किया जाता है स्टैच्यू के मीनिंग को ड्राइव करने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल एक पूरा सेंटेंस है, मान लो एक सेंटेंस है 10 वर्ड से मिलकर बना है, अगर 10 में से आपको किसी 2 वर्ड का मीनिंग भी आता है तो आप उस 2 वर्ड को पकड़कर पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकाल सकते हो। इसे कहते हैं नोसिटर सोर्सेज। मतलब एक दो वर्ड को पकड़ के पूरे फ्रेज का मीनिंग आप निकाल सकते हो, इजीली आप उसको डिफाइन कर सकते हो। तो नोसिडरा सोसिस जो है वो अंडरस्टैंड करता है किसको, वर्ड को या सेंटेंस को। तो नोसिडरा सोसिस एक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है जो रिकॉग्नाइज करता है म्यूचुअल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द वर्ड फ्रेसेस यूज विद इन अ स्टैचू। तो एक स्टैचू के अंदर जितने भी वर्ड हैं, अगर आप किसी एक वर्ड का, 2 वर्ड का, 3 वर्ड का मीनिंग आप जानते हैं तो उसको यूज करके आप पूरे मतलब वर्ड सेंटेंस का मीनिंग निकाल सकते हैं। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ वन अदर शुड बी इंटरप्रेटेड इन अ मैनर रिफ्लेक्ट देयर कलेक्टिव इंटेंट एंड मीनिंग। तो डॉक्ट्रिन जो है इसका एक्नॉलेज करते हैं वर्ड्स को बाय द कंपनी दे कीप। मतलब ये माना जाता है कि जैसे सेम प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं हमेशा एक साथ ही मिलते हैं। जो लड़के बुरे होते हैं वो बुरी संगति में बैठते हैं, जो अच्छे होते हैं वो अच्छी संगति में बैठते हैं। तो यानी कि वो अपनी कंपनी खुद ही ढूंढ लेते हैं। जैसा व्यक्ति होता है अगर किसी नए माहौल में जाता है तो अपने जैसे लोगों को ढूंढ लेता है। उसी तरह वर्ड के लिए भी माना जाता है कि एक वर्ड से हम पूरे सेंटेंस का इसलिए निकाल सकते हैं कि वो वर्ड अपने जैसे ही दूसरे किसी वर्ड के साथ हमेशा मिलता है। इसके अलावा ये अवॉइड करता है एब्स्ट्रैक्ट और अनरीजनेबल इंटरप्रिटेशन को। मतलब अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता और आप तुक्के मार के कुछ गलत सलत मीनिंग निकाल के गलत सलत इंटरप्रिटेशन कर दो तो उससे बचाने का काम करता है नोसिटरा सोसिस, जो कहता है किसी एक दो वर्ड के मीनिंग से भी आप पूरे सेंटेंस के मीनिंग को पता लगा सकते हैं। इसके अलावा ये कंसिस्टेंसी और कोहेरेंस को प्रमोट करता है। ये आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स के बारे में कहता है कि प्रिवेंट करना चाहिए आइसोलेशन ऑफ वर्ड। यानी कि जो वर्ड है, फ्रेज है, जो स्टैचू है, जो आइसोलेटेड है, मतलब अलग थलग है, उसमें हम वेरियस इंटरप्रिटेशन रूल्स का यूज़ करके उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो ये आइडेंटिफाई करता है एसोसिएशन ऑफ वर्ड, यानी कि 2-3 वर्ड जो मिलकर किसी नए सेंटेंस का या वर्ड का निर्माण करते हैं उसको ये अप्लाई, ये आइडेंटिफाई करने का काम करता है। कई बार ये अप्लाई करता है कॉमन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, मतलब किसी चीज़ के अंदर कॉमन रूल्स कॉमन कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है इसको। ये लिमिट करता है चैलेंजेस को। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से एप्लीकेबल भी किया जा सकता है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। फिर दूसरा जो लैटिन फ्रेज है वो है एजुडम्स जेनरिस। एजुडम जेनरिस जो है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है स्टैट्यूट इंटरप्रिटेशन का, जो कोर्ट यूज करती है अंडरस्टैंड करने के लिए
इंटरप्रेट वैल्यू और द जनरल वर्ड विद इन द स्टैट्यू, किसी स्टैट्यू के अंदर कोई वर्ड यूज किया गया तो उस वर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए एजुडम जनरलिस का यूज किया जाता है। एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सेम क्लास, मतलब सेम काइंड। जैसे हम बात करते हैं जमीन पे चलने वाले जितनी भी हमारी गाड़ी है जो सड़क पे चलती है, जैसे हमारा कार, स्कूटर, बाइक, ये सब क्या लैंड ट्रांसपोर्ट है। लेकिन अगर इसके अंदर हम एरोप्लेन ले ले तो एरोप्लेन डिफरेंट हो जाएगा। तो ये एजुडम जनरलिस के अगेंस्ट है। एजुडम जनरलिस कहता है सेम क्लास, सेम टाइप, सेम काइंड। ये लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक आइटम है, कैटेगरीज है जो जनरल टर्म में यूज की जाती है, इसको एजुडम जनरलिस कहते हैं। मतलब एक लॉ को अगर आप एप्लीकेबल कर रहे हैं तो वो अपने जैसे ही दूसरे लॉ के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। तो एजुडम जनरलिस का जो प्रिंसिपल है, एक स्टैचू है, स्पेसिफिक टर्म्स है जो फॉलो की जाती है जर्नल रूल के थ्रू, जिसमें जर्नल टर्म इंटरप्रेट करती है इसको, सब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड, क्लास और दोस्त स्पेसिफिकली मेंशन इन द लिस्ट। ये अवॉइड करती है ब्रॉड अनइंटेंडेड इंटरप्रिटेशन इन द जर्नल टर्म। ये रैशनल और पर्पस, मतलब इसका रैशन क्या है, इसका रैशनल है अवॉइड करना ओवर ब्रेथ को। मतलब कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ों को ऐसे शामिल कर लेते हैं जिनको रिस्ट्रिक्शन करने का काम या अवॉइड करने का काम ये प्रिंसिपल करता है एजुडम जनरलिस। इसके अलावा ये प्रिजर्व करता है लेजिस्लेटिव इंटेंट को। संविधान जो हमारा स्टैटू है, जो हमारा लेजिस्लेशन है, उसकी उसके इंटेंशन क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है, उस पर्पस को डिफाइन करने के लिए भी जो प्रिंसिपल है, रूल है, एजुडम जनरलिस का यूज किया जाता है। इसके अलावा ये इसका प्रॉपर और करेक्ट मीनिंग को बताने का काम करता है। ये आइडेंटिफाई करता है लिस्ट ऑफ जर्नल टर्म, मतलब एक तरह की जो चीज़ें हैं सेम काइंड्स जो हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके उनको एक मीनिंग के रूप में इस्तेमाल करने में हेल्प करता है। ये लिमिट करता है चैलेंजेस को जहाँ पे हम अपनी लेजिस्लेटिव इंटेंशन को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका हो गया। इसके अंदर एक और है लैटिन मैक्सिम, एक और है रेनिडो सिंगुला सिंगुलिस। रेनिडो सिंगुला सिंगुलिस जो है ये इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है एक स्टैटू है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेन करता है सीरीज ऑफ क्लॉजेस, लिस्ट ऑफ फ्रेजेस, कंटेंट स्पेसिफिक वर्ड और एक्सप्रेशन विद अदर स्पेसिफिक वर्ड एक्सप्रेशन। ये रूल है जो रिक्वायर करता है ईच वर्ड और एक्सप्रेशन एसोसिएटेड विद इट। ये करेक्ट इंटरप्रिटेशन को मेंटेन करता है जहाँ पे ईच वर्ड, ईच एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के साथ लिंक करके मीनिंग को निकाला जाता है, अवॉइड किया जाता है कंफ्यूजन को, एम्बिग्यूटीज को और अनइंटेंडेड प्रिंसिपल को। ये प्रिवेंट करता है मिसमैचिंग ऑफ वर्ड को, फ्रेसेस को, फैसिलिटेट करता है प्रिसाइज एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ये रैशनल एंड पर्पस के लिए यूज किया जाता है। रेंडिलो सिंगुला सिंगुलिस जो है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है मेंटेन करना प्रिसिशन, क्लैरिटी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये अवॉइड करता है एम्बिग्यूटी। जब कोई भी रूल्स आ जाए उस रूल्स के पीछे रीजन यही होता है कि वो एम्बिग्यूटीज को जो है वो खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो लैटिन फ्रेज है ये रेनिडो सिंगुला सिंगुलिस जो एक लैटिन फ्रेज है, ठीक है, जिसका डायरेक्ट अगर हम मीनिंग कहें तो क्या मीनिंग है इसका, तो लैटिन फ्रेज है जो ट्रांसलेट करता है रेफरिंग ईच टू ईच, मतलब हर एक को हर एक से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, सिंगुलर फॉर सिंगुलर, ये कहता है अगर सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर के साथ उसको ऐड किया जा सकता है। कि अगर हम इसमें किसी डॉक्यूमेंट की लिस्ट ले रहे हैं तो उसमें एक जैसे जितने सारे डॉक्यूमेंट हैं उसको एक की लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ये रेनिडो सिंगुला सिंगुलिस है, इसका मीनिंग है सेम काइंड की सेम चीज, यानी कि ईच वन फॉर ईच। इस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ये जितने भी लैटिन फ्रेज है ना, ये लैटिन फ्रेज सारे इंपॉर्टेंट है। दो तीन लैटिन फ्रेज तो आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे। तो ये सारे लैटिन फ्रेज लगभग कंप्लीट हो गए आपके। अब जो हमारे पीनल स्टैटूज होते हैं, पीनल स्टैटूज के अंदर काफ़ी सारी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो वो क्यों कंस्ट्रक्ट की जाती है, मतलब पीनल स्टैटूज को इतने स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन के साथ क्यों कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो जो पीनल स्टैटूज होते हैं वो किसी, मतलब ये जो पीनल होता है ये ऑफेंस, जैसे आईपीसी पीनल स्टैटूस है, बीएनएस आपका पीनल स्टैटूस है, सीआरपीसी आपका पीनल स्टैटूस है, क्रिमिनल लाइबिलिटीज के लिए होते हैं, इसलिए इनको इतना स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ तैयार किया जाता है। तो ये पहली बात तो ये डायरेक्ट मीनिंग में यूज होते हैं, इनको इनको प्लेन मीनिंग में यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मर्डर,
तो केवल मर्डर को मर्डर की ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं होता कि मर्डर को हम किसी और चीज़ से रिलेट कर कर उसकी सज़ा दे दें। इसमें प्रिजम्पशंस कोई अलाउड नहीं होती, इसमें एम्बिग्यूटीज़ को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। तो पीनल स्टेटस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये रूल ऑफ लिबर्टी या रूल ऑफ लॉ के लिए ऐसा किया जाता है। और इसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देख लेता हूँ एक बार। एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, मतलब समाज कल्याण के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें किस तरह से जो स्टेटूज है हमारे, वो किस तरह से सोशल चेंज को प्रमोट करते हैं। तो हमारा जो लेजिस्लेशन है, जो हमारे प्रेजेंट इफेक्टिव जो स्टेटूज हैं, जो लॉ है, कानून है, वो किस तरह से सोसाइटी रिफॉर्म का काम करते हैं। तो अगर हम बात करें तो सोशल वेलफेयर के अंदर आता है हमारा, क्या आता है इसके अंदर, हमारा एजुकेशन आता है, पॉवर्टी आता है, ठीक है, और जो आता है आपका हेल्थ केयर आता है, हाउसिंग आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है, सोशल जस्टिस आता है। तो ये सब क्रूशल ऑब्जेक्ट हैं, क्रूशल फैक्टर्स हैं किसी भी समाज या देश की तरक्की के लिए। इन क्रूशल ऑब्जेक्ट या फैक्टर्स को सबसे पहले रिजॉल्व करना या इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो ये जो हमारा इंटर स्टेटस होता है वो क्या करता है, लिबरल और बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन करता है। मतलब समाज में होने वाली बुराई को दूर करने के लिए इस स्टेटस को बनाया जाता है, ताकि आगे के जो लोग हैं वो इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने से डरें। इसके अलावा ये रेमेडीज प्रोवाइड करता है, मतलब हल देता है। किसका हल देता है, जहाँ पे कोर्ट जो है किसी एक प्रोविजंस को फॉलो करके किसी को सजा दे सकती है। इसमें पर्पस और ऑब्जेक्ट क्लियर होते हैं। ये ह्यूमन राइट और डिग्निटी की बात करता है। इसके अलावा कंसिडरेशन इन द सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन इंटरप्रिटेशन, ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। जो हमारे जितने भी लॉ है या स्टेटूज है उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, वो सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो देश का गरीब आदमी हो या बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, अंबानी हो, ये अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, सबके ऊपर इक्वली लागू होता है। चाहे एक गरीब व्यक्ति जो झुग्गी में रहता है, सबके लिए एक जैसा, ऑफेंस के लिए एक जैसा सजा है। इसके अलावा ये बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट का काम करता है, मतलब सबके इंटरेस्ट को बैलेंस करता है और फ्लेक्सिबिलिटी को एड्रेस करता है, इवॉल्विंग द नीड्स। ये पब्लिक पॉलिसी कंसिडरेशन के लिए यूज किया जाता है। और है आपका इंटरनल एड टू कंस्ट्रक्शन इन द स्टैचूर इंटरप्रिटेशन। अगर कोई स्टैचूर इंटरप्रिटेशन है उसके अंदर आपको कोई इंटरनल एड प्रोवाइड करनी है, मतलब इंटरनल एड का मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइटल पे या किसी स्टेटस के सब्जेक्ट पर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन आ गई है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जुडिशरी जो होगी उसके पास पावर है। सबसे पहले उसके टाइटल को चेक किया जाएगा, और क्या कोई भी एक एम्बिग्यूटी है उसको रिजॉल्व करने के सबसे पहले ये देखा जाएगा कि टाइटल क्या है। अगर हम आईपीसी के सब्जेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश करें, कॉन्ट्रैक्ट के स्टेटस के थ्रू रिजॉल्व नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हमें इसका सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, टाइटल को देखना पड़ेगा। टाइटल में हम ब्रीफ समरी को पढ़ेंगे। जो टाइटल होता है, जैसे हर बेयर एक्ट जब आप शुरू करते हैं तो शॉर्ट टाइटल होता है उसमें। सबसे पहले शॉर्ट टाइटल में ये बताया होता है कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं ये किस सब्जेक्ट मैटर के लिए। तो हम उसके ब्रीफ समरी को पढ़कर, स्टेटस को पढ़कर ये पता लगा लेंगे। फिर अगर हमारी लेजिस्लेटिव इंटेंशन पूरी होती है तो हम उसको आगे चेक करेंगे, उसी मतलब उसी बेयर एक्ट में ढूंढेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो आपका कोई इन्वायरमेंटल वायलेशन से जुड़ा मुद्दा है और आपने इन्वायरमेंटल एक्ट के प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल एक्ट के स्टेटस को पढ़ा, उसके बेयर एक्ट को पढ़ा, तो फिर ठीक है, आप उसमें आगे स्टडी करोगे ताकि आपको पर्टिकुलर जुडिक्शंस के बारे में पता लगे। अगर वहाँ पर वो ठीक नहीं है तो फिर आप दूसरे स्टेटस की तरफ चले जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न को, मिसअंडरस्टैंडिंग को, इससे बचोगे। उसके अलावा हर हर एक स्टैटू की अपनी एक प्रेम्बल होती है। प्रेम्बल मतलब उसकी प्रस्तावना होती है, उसका इंट्रोडक्शन होता है। उसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टैटूज जो है किस तरह से सोसाइटी के अंदर लीगल प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबल करने के लिए लीगल एड प्रोवाइड करता है। फिर हम एक मार्जिनल नोट्स बना लेंगे उसके अंदर, पर्टिकुलर सेक्शन के हिसाब से, पर्टिकुलर ऑफेंसेस के हिसाब से। फिर उसी हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सोल्यूशन किया जा सकता है।
ठीक है, ये तो इंटरनल एड्स हो गई, ऐसे एक्सटर्नल एड्स भी हो सकती हैं, वो भी एक बार आप पढ़ लेना एक्सटर्नल एड्स क्या होती हैं। और इसके अंदर क्या रह गया अभी देख लेता हूँ। इंटरप्रिटेशन का जो बेसिकली यूज़ है वो कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस ही करते हैं, वही जनरल कंडीशंस के अंदर इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन करने की पावर या तो लेजिस्लेचर के पास है या फिर आपकी जुडिशरी के पास है, लेकिन अधिकतर जुडिशरी इसका इस्तेमाल करती है। जो रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना ही, मैंने पहले वैसे आपको बता दिया। जैसे लिटरल कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे आप लिटरल मीनिंग को फॉलो करते हैं, मतलब एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन हम नेचुरल और डायरेक्ट मीनिंग और ग्रामेटिकल, प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंस में उसके मतलब को, उसके मीनिंग को निकालने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रामर से भी कई बार वर्ड के सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें गोल्डन रूल आ सकता है हमारा, गोल्डन रूल, मिसचीफ रूल हमारा, और कौन से रूल आए थे, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आया था, कल रेपर लेजिस्लेशन आया था। ये सारे रूल्स को यूज करके किसी भी स्टेटस को पर्टिकुलर इंटरप्रेट करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। एक लिटल लैटिन मैक्सिम शायद रह गया था पीछे, ओट्रेस मैगिस वैलेंट क्वम पेट्रिट पेट्रियट। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग है लेट द थिंग बी मोर स्ट्रांगली स्टैब्लिश देन लॉस्ट। चीजों को और मजबूती से प्रेजेंट करो इससे पहले वो खो जाए। ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब है उट्रेस मैगिस वैलेट क्वम पेट्रिट। इट इज़ अ वन फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ स्टैच्यूटरी इंटरप्रिटेशन, जो एम्प्लॉयड किया जाता है कोर्ट के थ्रू, जहाँ पे कोर्ट इंश्योर करती है कि लॉ इज अप्लाइड द मैनर दैट अपहोल्ड द एडवांसेस इंटेंडेड पर्पस, कि जिस पर्पस के लिए इस लॉ को बनाया गया उसी पर्पस को ये लॉ पूरा करे, उसी पर्पस को ये लॉ एप्लीकेबल करे और पर्पस की कामयाबी में इसका इम्पॉर्टेंट रोल हो। एक और लैटिन मैक्सिम है जो शायद पीछे रह गया था, यूनियस एस्ट एक्सक्लूजन अल्ट्रियस। ये एक लैटिन मैक्सिम है। इस लैटिन फ्रेज का मतलब है द एक्सप्रेशन ऑफ वन थिंग इज द एक्सक्लूजन ऑफ द अदर। किसी एक चीज के एक एक्सप्रेशन को अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो या एक्सप्रेस कर रहे हो, तो आप एक्सक्लूजन कर रहे हो दूसरे प्लेसेस का। मतलब अगर आप हंस रहे हो तो आप सैड फीलिंग का एक्सक्लूजन कर रहे हो। मतलब एक टाइम पे आपके चेहरे पर एक ही फेस पर एक ही भाव आ सकते हैं, या तो खुशी का हुआ या गम का हुआ। अगर आपके चेहरे पर सैड फेसेस है, मतलब सैड फीलिंग है, तो आप गुड फीलिंग यानी कि लाफिंग, स्माइलिंग, वो सब फीलिंग आपके चेहरे पर नजर नहीं आएगी। तो कहता है एक टाइम पे एक स्टैटू का एक ही मीनिंग हो सकता है, दोनों मीनिंग में वो स्टैटू एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो डेलिब्रेट लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या कहती है कि एक टाइम पे एक ही तरह से आप एक स्टैटू का यूज कर सकते हैं। क्लियर और अनएम्बिगियस इंटरप्रिटेशन एड इन अवॉइडिंग द एम्बिग्यूटीज, किसी भी एम्बिग्यूटीज को रिजॉल्व करने के लिए एड प्रदान करते हैं ये, और ये प्रमोट करते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी को। इसके एप्लीकेशन क्या है, प्रॉपरली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं हम इसको कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस के थ्रू, और प्रिजर्वेशन कर सकते हैं एम्बिग्यूटीज का। तो ये आपका हो गया, और कुछ इसमें बचा है तो देख लेता हूँ एक बार। एक और लैटिन फ्रेज है कंस्ट्रक्शन कंटेम्पोरानियो एक्सपर्टिटो एस्ट फ्रोस्टेसिमा इज द लेगी। इसका मतलब क्या है, ये एक प्रिंसिपल है जो कहता है फाउंडेशनल मैक्सिम ऑफ द स्टैच्यूटरी इंटरप्रिटेशन ऑफ द लीगल जूरिस्प्रूडेंस। ये कहता है मोस्ट अथॉरिटेटिव एंड द वेटी इंटरप्रेट ऑफ द स्टैट्यू इज द लीगल डॉक्यूमेंट इज वन ऑफ द रिफ्लेक्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैट्यूज। जिसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन दैट अलाइन विद हाउ एंड and law has been consistently understood and applied over the time carries the significant legal authority। एक स्टैट्यू को अगर आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो उस समय पर, उस परिस्थिति में और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जहाँ पे उसका कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के अकॉर्डिंग आप उसको इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके उसके मीनिंग को बताना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस में लगभग मैंने सभी आपको बता दिया जो इम्पोर्टेंट था। और कुछ ऐसा जो आपके मन में डाउट हो, जो कुछ पूछना हो आपको। वैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो ये हो जाएगा, इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने में अजीब गरीब से वर्ड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है पढ़ने में, लेकिन इतना भी नहीं है। अगर हम इसको ध्यान से करें तो डेफिनेटली ये हो सकता है। चलिए, और कोई आपके डाउट हैं अभी इसके जुड़े? नो सर। ठीक है जी, क्लास को कंप्लीट करते फिर नेक्स्ट क्लास का प्लान करेंगे।
ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी, बाय।